गुड मॉर्निंग और आपको कहते हैं खुशामदीद गुड मॉर्निंग पब्लिक में। और हम दुआ गो हैं कि आपका ये दिन अच्छा गुजरे और आप दूसरों के लिए भी बायस तकलीफ़ ना बने और सलामती से भरा दिन आपका गुजरे, क्योंकि आज के दौर में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और जितनी आसानियाँ किसी के लिए पैदा करें उतनी ही आसानियाँ आपकी अपनी ज़िंदगी में भी होंगी। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में बहुत से इश्यूज़ पर हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले आगाज़ हम करेंगे खेल से, क्रिकेट से, क्योंकि पाकिस्तानियों का सबसे जो पसंदीदा मुझे लगता है खेल है वो क्रिकेट है, जिसको वो अच्छे तरीके से देखते भी हैं, शौक़ से भी देखते हैं और जिसके रिज़ल्ट से मिजाज में भी तब्दीली आती है। तो गुज़िश्ता रोज़ जनाब तंबोला में खेले गए 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ हुई और इसके पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मेज़बान श्रीलंका को दे दी है जनाब 6 विकेटों से शिकस्त और सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए श्रीलंका की टीम को 19.2 ओवर्स में 128 रन पर ढेर कर दिया। और पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्ज़ा और इब्रार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि शादाब खान और मोहम्मद वसीम के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। जवाब में पाकिस्तान ने 129 रन का हदफ दिया और साहबजादा फरहान की उम्दा निफ सेंचुरी की बदौलत 70वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर इसे बासानी हासिल किया। और जनाब साइम अयूब ने 24, जबकि सलमान अली आगा ने 16 और फ़खर जमान 5 रन बनाकर आउट हो गए। इस पूरे मैच में क्या कारकर्दगी रही और इस कॉम्बिनेशन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया या कहाँ हम लैग कर रहे थे, ये हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट शमशेर नियाज़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शमशेर आपके वक्त का। जीत तो कल पाकिस्तान को मिली ही, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन के साथ हमारी टीम मैदान में उतरी, आपको लगता है ये सस्टेनेबल कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा पाकिस्तानी टीम के लिए? थैंक यू सो मच इकरा। बिल्कुल, ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेल ली और उसी जगह पे खेल ली जहां पे इन्होंने इनका आईसीसी ने वेन्यू सेलेक्ट किया हुआ है फॉर T20 वर्ल्ड कप, जो अब से एग्जैक्टली 29 दिन के बाद है, महीना रह गया टोटल। तो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिला है इस चीज़ से। और हम जो पाकिस्तान को मशवरा देते थे कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, ऐसा इतने ओवर में मैच ख़त्म करना चाहिए, इतनी विकेट्स गिरनी चाहिए, इतना स्कोर करना चाहिए, और वो चीज़ उल्टा पाकिस्तान पे पिछले 4-5 साल से अप्लाई हो रही थी उनकी क्रिकेट में, वो कल पाकिस्तान ने करके दिखा दी। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट्स देता हूँ, वो क्या ऐसा पाकिस्तान ने किया जिससे हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो है बहुत शानदार क्रिकेट खेला कल रात को। नंबर 1, इन्होंने अगली टीम को पूरे ओवर ही नहीं खेलने दिए। ये हमारी टीम ये हरकतें किया करती थी कि हमारी टीम पूरी ओवर ही नहीं खेलती थी T20 मैचेस के, मतलब 20 ओवर हैं, आप 20 ओवर पूरी ना खेल सकें तो ये एक बड़ी टीम पे एक दबा आ जाता है कि यार एक टीम है, 10 बंदों की टीम है और वो पूरा ओवर्स भी नहीं खेल सके। उन्होंने कल श्रीलंका को पूरे ओवर्स भी नहीं खेलने दिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खुद उन्होंने चेज में बिफोर 20th ओवर 17वें ओवर में पाकिस्तान ने ये स्कोर चेज कर लिया, जो कि पाकिस्तान ने मैसेज दे दिया है श्रीलंका को भी और बाकी जो T20 वर्ल्ड कप में जो टीम पार्टिसिपेट करी उनको कि पाकिस्तान के इंटेंशंस क्या हैं। सेकेंडली, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, फ़खर जमान, कोई ऐसा हम प्लेयर अपनी टीम में हमने कल नहीं खिलाया जिसको आपने पहले कभी खेलते नहीं देखा या इन कॉम्बिनेशंस को खेलते नहीं देखा। वही फ़खर जमान, साइम अयूब ओपन करते हैं, वही क्या नाम है, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब ओपन करते हैं, वन डाउन फ़खर जमान है, इस तरह ही है। कोई नया कॉम्बिनेशन, कोई नया लड़का जो ऐड हुआ है, दैट इज वन, और वेरी अनएक्सपेक्टेडली जो ऐड हुआ है वो है शादाब खान। बहुत बातें थी, मतलब आउट ऑफ नो वेयर एकदम से शादाब खान टीम में उन्होंने वापस आए और वो बिग बैश लीग अपनी छोड़ के पाकिस्तान नेशनल ड्यूटी के लिए आए, बड़ी बात है। और आते साथ ही उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कल रात के मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। उन्होंने 4 ओवर करे हैं, 35 रन दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, फिर उन्होंने स्कोर कंप्लीट करने में भी हेल्प किया। तो पाकिस्तान ने अपना जो एक ओपनिंग मैसेज होता है बाकी टीमों को, T20 वर्ल्ड कप की जो इंटेंशंस हैं वो पाकिस्तान ने खासी अच्छी दिखा दी हैं। बाकी टीमों को मैसेज मिल चुका हुआ है। अब लेट्स सी, पाकिस्तान को ये सीरीज भी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, मजीद 2 मैचेस रह गए हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो पाकिस्तान को ये दोनों मैचेस भी खेलने चाहिए और श्रीलंका को वाइट वॉश करना चाहिए ताकि मैसेज और स्ट्रॉन्ग जाए बाकी टीम्स को। अच्छा, आपकी नज़र में आखिर श्रीलंकन टीम का फॉल आउट हुआ क्यों? हालांकि उनकी अपनी होम ग्राउंड थी, उनको पिचेस का ज़्यादा पता था और उन्हें अक्सर फेवर भी करती है ये चीज़, तो श्रीलंकन टीम की फॉल आउट का सबब क्या बना? देखें, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है श्रीलंका की टीम फॉल आउट क्यों हुई है, क्यों चोक कर गई है। हालांकि श्रीलंकन टीम पास में
ऐसे चोक करती रही है टीम। और अगर मैं कहूँ कि उनकी टीम में कौन नहीं था कौन था, ये भी कहना बड़ा गलत है, क्योंकि उनकी टीम में उनका पूरी टीम थी। आप बड़े बड़े नाम ले लें, असलंका उनका खेल रहा है, चमेरा उनका बॉलर खेल रहे हैं, उनके कंप्लीट बॉलर्स हैं, कंप्लीट ओपनर्स हैं, मिडफील्ड भी उनकी कंप्लीट है। कोई ऐसा उन्होंने चेंज करने की कोशिश नहीं की अपनी टीम में। जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में बोला कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नया नहीं आया सवाए शादाब खान के कि हम कहेंगे ओ ये पता नहीं पाकिस्तान ने क्या चाल चली है। तो श्रीलंका ने भी कल कोई खास चाल नहीं चली जिसकी वजह से हम कहें कि यार इन्होंने कोई नया प्लेयर एयर ड्रॉप किया या कोई पुराना इस तरह लेके है। बस पाकिस्तान ने एक अच्छी बॉलिंग की है, पाकिस्तान वॉज प्रिपेयर्ड। और इन द एंड यही चीज काउंट होती है कि जो ऑन वॉर डे जो परफॉर्म करेगा, पिच के ऊपर जो परफॉर्म करेगा, वही चैंपियन है, वही विनर है, और उसी के इंटेंशन शो होती हैं। और कल पाकिस्तान ने जो अपनी जो शॉट्स उन्होंने खेली हैं कॉन्फिडेंस के साथ, जो बॉलिंग उन्होंने कराई है, तो उन्होंने सिंपली जो है श्रीलंका को आउट क्लास किया है अपनी बॉलिंग से, अपनी एक्सपर्टीज से। तो जाहिर बात है, आप जब दो टीमें आपस में खेल रही हो, वन हैज टू लूज वन हैज टू विन। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि श्रीलंका को एकदम से कुछ हो गया है। ये श्रीलंका टीम है, ये कमबैक बड़ा स्ट्रांग करती है। और आप यकीनन दूसरा T20 का जो मैच होगा इसमें आप श्रीलंका का कमबैक देखेंगे। T20 बड़े छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट है, इसमें फॉर्म का वापस आना चले जाना बहुत बाल बराबर फर्क रखता है, क्योंकि क्रिकेट तेज है। आज आपने छक्के मार लिए हैं, कल आप हो सकते हैं साहिबजादा फरहान को इतनी फॉर्म में ना देखें। बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इधर हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की है, और जवाब में जो क्रिकेट खेली जो बैटिंग की उन्होंने, वो भी बहुत शानदार है। टिपिकल ऑस्ट्रेलिया वाली हरकत की है। ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसे आजकल करती है कि एक टीम को जल्दी आउट करके खुद फौरन स्कोर कंप्लीट करके इंटेंशन शो करती है कि हम कितने डेंजरस हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी इंटेंशन T20 की शो करा दी है। लेट्स सी अब क्या होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, और आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए यही कॉम्बिनेशन अगर सस्टेनेबल रहा तो यही आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा हमारे लिए? देखें अब इकरा, आपके पास इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है? अगर आप इस इन लड़कों को अगर टीम से बाहर निकाल दें, अगर कल को ये दूसरे T20 या तीसरे T20 में आप गंदा परफॉर्म करते हैं, और वैसे भी आपको वक्त नहीं रह गया आप टीम में शफलिंग करने का, एक महीना बहुत कम टाइम होता है जिसमें आप डिसाइड करें। अमूमन पाकिस्तान की टीम ये हरकतें करती रही है, टीम्स को प्रॉब्लम आती हैं एंड टाइम पे, आगे कोई प्लेयर आपका अवेलेबल नहीं है, या कोई मसला इंजरीज हो गई हैं, या आपका प्लेयर फॉर्म में नहीं है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान टीम मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्होंने जो कल क्रिकेट खेली है, मैं वैसे मुझे वाकई इतनी उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान से कि वो ओपनिंग मैच जो वो इतना अच्छा खेलेंगे और ऐसी पिचेस पे जो उनको सूट कर रही हैं। वैसे भी पाकिस्तान श्रीलंका में बहुत से टूर्नामेंट खेल चुका है पिछले कुछ अरसों में, वाइट बॉल क्रिकेट बहुत खेल चुका है, तो पाकिस्तान को काफी हद तक श्रीलंकन पिचेस से भी फेमिलियर होने का उनको पता है। तो इस चीज का फायदा पाकिस्तान ने उठाया है। तो ये ओवरऑल जो है ये एक पाकिस्तान की, मैं वही बात है, इंटेंशंस हैं जो स्ट्रांग है, और मजीद स्ट्रांग होना चाहिए पाकिस्तान को, जिसमें आपने देखें वसीम जूनियर की इंक्लूजन टीम में बड़ी अच्छी थी। हमें ये लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग खेल रहे हैं, बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है। हमें इन चीजों से, मैं ये नहीं कहता कि वो हमारे हीरो नहीं है या वो अच्छे प्लेयर नहीं है या वो बुरा खेल रहे हैं, उनकी अब टीम में जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, कोई आपको अपने जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज करने पड़ते हैं। अब अगर ये कॉम्बिनेशन कल आपका टीम में सूट कर गया है, तो मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई टीम इंक्लूजन की जरूरत है। और आपके इसके बाद ऑप्शन भी नहीं है, आपके पास जो ऑप्शन बचती है वो बाबर और रिजवान की सूरत में बचती है, जो कि इस टाइम जो है वो T20 टीम का हिस्सा नहीं है, बट वर्ल्ड कप में उनको हिस्सा बनाया जाएगा। बट अभी देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन बाकी दो मैचेस में कैसा परफॉर्म करता है। मैं एक पॉइंट बड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा कि मोहम्मद वसीम जूनियर की जो टीम में इंक्लूजन है पक्की पक्की, और ये शादाब खान की बड़ी एकदम से मुझे थोड़ी शेडी सी लगी थी कि यार इनकी इंक्लूजन टीम में आई डोंट नो किस तरह होगा। उस्मान खान हमारे विकेट कीपर, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने रिजवान की जगह संभाली हुई है। तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ रही हैं टीम में कि आप जो हैं अब अंडर 19 से आप जो है लड़के हमारे अभी एशिया कप में फाइनल जीत के हैं, उधर आपके पास ऑप्शंस खुल गई हैं। तो पाकिस्तान के पास काफी अरसे के बाद एक ऑप्शन खुलने की एक बारी आई है, इसको पाकिस्तान को कैश करना चाहिए आई थिंक। शादाब की कारकर्दगी, एंट्री तो चले आपने बताया थोड़ा एम्बिगियस रही, बट कल के मैच में शादाब की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे? देखें अब शादाब, पहले मैंने बताया बड़ा अनएक्सपेक्टेडली टीम में वापस आया है। कुछ अफवाहें आ रही थी कि शादाब खान का कमबैक टीम में होगा, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा जोक था कि मैंने कहा यार शादाब खान जिस वजह से, अपनी फिटनेस इश्यूज की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम से ड्रॉप हुआ था, बीच में वो एक सीरीज की टीम में वापस भी आए थे, तब भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तब मैं यही सोच थी मेरी, जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तब शादाब खान मेरी सोच पे सही उतरे, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वो टीम से फिर ड्रॉप हो गए। आउट ऑफ नोवेयर शादाब एकदम से टीम में वापस आता है। मुझे कल भी ये था कि शादाब अभी बिग बैश लीग में भी कोई खास परफॉर्म नहीं करके आ रहे थे,
कोई अच्छे फिगर नहीं थे उनके बिग बैश लीग में। बुरे भी नहीं थे, अच्छे भी नहीं थे, मतलब कि सेटिस्फैक्टरी उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो टीम में वापस आना मुझे हम्म। थोड़ा सा था कि शादाब जो है वो इतना खास परफॉर्म नहीं करेगा, बट देन अगेन अगर हमारा लीडिंग लेग स्पिनर जो है वो अगर इस तरह की बॉलिंग करने लग गया है और वो विकेट्स ले रहा है, और सबसे बड़ी बात शादाब जो है एक अच्छा बैट्समैन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने बिग बैश लीग में बड़े अच्छे रन विकेट संभाल के रखी हैं, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने शॉट्स खेली हैं। कल भी इन्होंने पाकिस्तान की इनिंग खत्म श्रीलंका को हरा के पूरी इनिंग इन्होंने स्टे किया पिच पे। तो ये निशानियां हैं कि उनकी फॉर्म वापस आ रही है। बट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको एक दफा जब फॉर्म में नहीं थे उनको कहा था कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट दोबारा खेलें, तो उन्होंने वो हरकत ना करके एक थोड़ा सा मायूसी क्रिएट की थी। बट ठीक है, अगर एक हमारा प्लेयर फॉर्म में है थोड़ा सा उसको हम लेके चलें तो बेहतर है। शादाब खान की इंक्लूजन टीम में ठीक है, एक सीनियर लेग स्पिनर टीम में वैसे भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। और आपके ख्याल में किस एक को शामिल करना चाहिए, जिसे एटलीस्ट कंसिडर ज़रूर करना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को? देखें इस टाइम तो अगर किसी बंदे को अगर आपको टीम में सेलेक्ट करना है, वो दो तीन नाम ही आपका। शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड है, क्योंकि फिर बाबर है, फिर रिजवान है जो हमारे इस टाइम टीम से बाहर हैं। वो किसी मजबूरी के तहत बात नहीं है, जाहिर बात है वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं, वो नेशनल ड्यूटीज नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको रिलीज किया है कि ठीक है हम आपके बगैर अगर कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हैं। अब आप देखें पिछले कई सीरीज में पाकिस्तान में बाबर रिजवान जी नहीं थे इंक्लूड T20 सीरीज में, T20 स्क्वाड में। उसके अलावा ही पाकिस्तान ने जो है वो सीरीज खेली है। श्रीलंका पाकिस्तान में आई थी इससे पहले, उसमें भी आप पाकिस्तान ने सीरीज क्लिंच की है। तो अगर हमारे नए लड़के जो हैं अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, T20 क्रिकेट अच्छी खेल सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर किसी को इंक्लूड करना चाहिए। बट ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑलरेडी ये फैसला हो चुका हुआ है कि ये T20 वर्ल्ड कप से पहले पहले जो 7 फरवरी को स्टार्ट होना है उससे पहले ये रिजवान और बाबर को टीम में लेके आएंगे। बट कभी भी कोई चीज पलट सकती है। अगर कल को ये दूसरे बाकी दोनों मैचेस में हमारी टीम और अच्छा परफॉर्म करती है और उस्मान खान एज अ कीपर बहुत अच्छा खेलते हैं, या हमें साइबदा फरहान तो हमें एक अच्छा प्लेयर मिल ही गया ओपनिंग सूरत में, अगर कल को वन डाउन हमें फखर जमान और अच्छा खेलता नजर आता, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम रिजवान की कोई ऑप्शन बनती है टीम में। और इनको पाकिस्तान को जो भी टीम है इससे वर्ल्ड कप में भी जाना चाहिए। कभी कभी आपको कड़वा गुण लेना पड़ता है। मैं कोई बाबर के खिलाफ बात नहीं करना चाह रहा, या मुझे बाबर से कोई नफरत नहीं है, हमारा हीरो है, हम उसको ओन करते हैं, मैं उसको ओन करता हूँ। लेकिन फिर भी एक पॉइंट है, कभी कभी आपको दूसरों को जगह देनी पड़ती है अपने आप को थोड़ा सा मार के, इन ऑर्डर टू कि आप अपनी नेशनल ड्यूटीज अपनी नेशनल टीम की साइड को बेहतर कर सकें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका। शमशेर नियाज़ी साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। जी, कॉम्बिनेशन कोई भी हो, अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज अ टीम और जीत उसके नाम हो रही है तो फिर कोई मज़ाइका नहीं होना चाहिए नए नाम ट्राई करने में। लेट्स सी कि शादाब की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है आगे जाके या नहीं। एक ब्रेक ले लेते हैं और आपसे मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वैसे तो मेहमान रहमत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेहमानों का जिक्र करते हैं जो कि हमारे लिए जहमत बनते जा रहे हैं। कराची फिश हार्बर में नायाब गैर मुल्की मछलियों की मौजूदगी ने माहिरीन माहौलियात और माही गिरी के शोबे को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ख़ास तौर पर अमेज़ॉन की फिन कैट फिश जैसे गैर मकामी और हमलावर नस्लें सिंध और जनूबी पंजाब के कुदरती आबी ज़खायर में तेज़ी से ये फैल रही हैं और इससे न सिर्फ मकामी आबी हयात को ख़तरात लाहक है बल्कि माहीगीरी भी शदीद मुतासर हो रही है। और पाकिस्तान में इस वक्त कम अज़ कम 26 गैर मुल्की मछलियों की इकसाम हमलावर साबित हो चुकी हैं जो मुकामी नस्लों से खुराक और रहाइश की जगह भी छीन रही हैं, बीमारियाँ फैला रही हैं और आबी माहौलियाती निज़ाम को बदल रही हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि इस फैलाव को मुकम्मल तौर पर रोकना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और मंचर और केंचर झील में तलपिया की वजह से पैदावार में कमी और इस खतरे की वाज़ेह मिसाल है। और इस पेशरफ्त के पेश नज़र सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इस माहौलियाती बहरान से निमटने के लिए बर वक्त और साइंसी बुनियादों पर हिकमत अमली तैयार कर पाया है। मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद मौज़म खान साहब, टेक्निकल एडवाइज़र हैं WWF पाकिस्तान के और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मौज़म खान साहब आपका। सर, अब ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें किया क्या जा सकता है, बिकॉज़ बड़े पैमाने पर इन मछलियों को दूर करना तो खासा मुश्किल है। शुक्रिया बहुत। ऐसा है कि मछली को जब या कोई भी एग्जॉटिक चीज़ किसी मुल्क में जब आ जाती है तो उसको ख़त्म करना बहुत नामुमकिन है। मसलन जैसे कुछ पौधे भी एंटर हुए पाकिस्तान में, कोनोकार्पस है
या जितनी और चीज़ें, यूकलिप्टस है और मस्कीट है, उसको हम नहीं कर सके। अभी आप देखें कि गुज़िश्ता हफ्ते ही 3 दिन पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद की हदूद में जो जंगली शहतूत का पौधा है उसको एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन वो तकरीबन कोई 20 साल से कोशिश हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। तो किसी भी चीज़ जो एंटर हो जाए उसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, ख़ासतौर पे जो पानी की जो लेक्स हैं, दरिया हैं, इतने फैले हुए हैं, तो इनको प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता। जो काम हम ये कर सकते हैं कि कोशिश ये करें कि आइंदा कोई मज़ीद मछली एंटर नहीं हो, और अपनी मछलियाँ जो मौजूद हैं उनको हम उनके सिस्टम को, उनके पालने को ज़रा स्ट्रेंथन करें, ताकि ये जो एग्ज़ॉटिक मछलियाँ पाकिस्तान में आ गई हैं उनका असर कम हो सके। ये 50 तकरीबन 100 साल हो चुका, पहली मछली ट्राउट पाकिस्तान में 1925 में इंट्रोड्यूस की थी अंग्रेज़ों ने, ताकि उनको अपनी पसंद की मछली मिल सके। उस मछली के नेगेटिव इम्पैक्ट को आदमी इसलिए इग्नोर करते रहे क्योंकि वो बहुत महंगी मछली है, 4,000 रुपये किलो बिकती है। लेकिन बहुत सारी मछलियां जो 60 की दहाई में की गई, खासतौर पे टिलापिया, उसने पाकिस्तान के इकोसिस्टम को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया। खासतौर पे जो बड़ी लेक्स हैं सिंध में, जैसे मंछर है, किंजर है, उसमें मेजॉरिटी जो सबसे ज़्यादा मछली मिलती है वही टिलापिया, बहुत छोटे साइज़ की, जिसका कोई मकसद नहीं है, ना खाई जा सकती है, फिश मील के लिए थोड़ी बहुत इस्तेमाल हो जाती है। तो माहीगीर उस इलाके के सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह ये मछली भी, इसको कोई खा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये किसी के एक्वेरियम से निकल कर पानी में शामिल हुई है। और आपको मालूम होगा ये मछली आमतौर पे लोग एक्वेरियम में पालते हैं कि ये एक्वेरियम को साफ रखती है उसकी दीवार पे, हालांकि वो ऐसा नहीं है, साफ दीवार को नहीं करती है, लेकिन लोगों का व्यू ये है। लेकिन जब मछली पाल के तंग आ जाते हैं या बच्चे बेजार हो जाते हैं तो उठा के उसको फेंक दिया जाता है, और फेंकते हुए किसी दरिया, नदी, नाले में फेंक देते हैं। इसी तरह किसी ने फेंकी होगी और अभी हम माहौल, हमारे माहौल का हिस्सा बन गई। बिल्कुल इसी तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों में, मसलन इंडिया है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, और इवन अमेरिका में बहुत बड़े इलाके में यही मछली और भी बहुत सारी हैं जो इसी तरह फैली हैं कि एक्वेरियम से निकल के उन्होंने बहुत तबाही फैलाई है। तो इनको शायद कंट्रोल करना तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कोई मजीद एग्जॉटिक फिश जो उसका हमसे ताल्लुक नहीं, किसी दूसरे मुल्क से किसी भी प्रिटेक्स्ट पे, कि चाहे एक्वेरियम में पालने के लिए हो, चाहे एक्वाकल्चर या फिश फार्मिंग के लिए, तो हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी कंपल्शन है कि हमने करना है तो उसकी प्रॉपर स्टडी की जाए कि वो मछली स्केप ना हो और माहौल का हिस्सा ना बने। यही एक तरकीब है, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। तो जो ऑलरेडी अब सिस्टम में इंडक्ट हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके लिए कुछ रेमेडी आपकी नज़र में है? एपरेंटली कोई रेमेडी नहीं है, ऐसे इस तरह नहीं है कि किसी भी मछली को, टिलापिया को रिमूव करने के लिए कोशिश को करते हुए भी 50 साल हो गए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इनको हम आसानी से कर सकें, क्योंकि ये माहौल का हिस्सा बन जाती हैं, वहीं ब्रीड करती हैं, बल्कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको, एक नया इलाका मिलता है, वहाँ ज़्यादा तेज़ी से ब्रीड करते हैं। तो टिलापिया जो 2 इंच 3 इंच की होती है, उसी स्टेज पे अंडे और बच्चे देना शुरू करती है और अपने बच्चों को मुंह में पनाह देती है। तो दूसरी हमारी मछलियों में कोई भी मछली ऐसी शायद नहीं है जो मुंह में मछलियों को रखकर पालती हो, लिहाजा उसके सारे बच्चे बच जाते हैं, और हमारी मछलियों के बच्चे जो माहौल पे डिपेंडेंट होते हैं उनकी तादाद कम होती है। लिहाजा ये कंपटीशन बड़ा सख्त कंपटीशन है, और इसमें अक्सर केसेस में लोकल मछलियाँ हार जाएंगी। वैसे जरूर इस चीज हाँ, ज़्यादा तो लग रहा है सर्वाइवल ऑफ द, वो जो डार्विन्स थ्योरी है उसकी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग मुझे लगता है शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, ये जो मछलियों का इंट्रोडक्शन या किसी भी और पौधे या जानवर का इंट्रोडक्शन या पौधे का इंट्रोडक्शन, ये तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होती है, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, नए कंपटीटर होते हैं, वो सर्वाइव कर जाती हैं और लोकल मछलियों का इफेक्ट होता है। यही टिलापिया जो हमारी सब मछलियों को तबाह कर चुकी, हमारे इलाकों को तबाह कर चुकी, उसकी कुछ ऐसी स्ट्रेन है जो कि ब्रीड नहीं करती नेचर में, वो पाकिस्तान में फार्मिंग की जा रही है, उससे बड़े फायदे हो रहे हैं, मार्केट में बिकने लगी है, उसके लिए नया नाम भी लोगों ने रख लिया है। पहले इसको दैया कहते थे, लेकिन अब चिड़ै के नाम से पंजाब में अवेलेबल है। बहुत सारी मछलियां ऐसी इंट्रोड्यूस की गई हैं जिसका फायदा भी हुआ है, लेकिन कोई भी मछली अगर इंट्रोड्यूस की जाती है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर जरूर होता है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो इदारे जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, और ख़ास तौर पर ज़्यादा है वो एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च के अंडर है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एनिमल को इंट्रोडक्शन के लिए। उनके दफ्तर पाकिस्तान के तमाम एंट्री पॉइंट पर हैं, वहाँ पर फिश के लिए भी क्वारंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, और किसी भी फिश को, खास तौर पे एक्वेरियम के नाम पे जो मछली लाई जाती है उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना चाहिए, और जो मछलियाँ इस तरह पेस्ट बन जाती हैं या जो कि
अज़ाब किसी मुल्क पे नाजिल कर देते हैं, उनको एंट्री को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। यही वाहिद तरकीब है हमें आइंदा में रहने के लिए, वरना कोई और दूसरी तरकीब नहीं है। अच्छा, जो बाकी मुल्कों में अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उनकी कोई केस स्टडीज़ आपको मालूम है, वो कैसे डील करते हैं इन इशूज़ से? बहुत सब तक हमने बड़ी डिटेल में इसको स्टडी किया। WWF पाकिस्तान तकरीबन कोई 10 साल से इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। कोई ऐसा नहीं है, किसी मुल्क ने भी इस मसले को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर लिया, क्योंकि मछली को समुद्र किसी भी माहौल से निकालना इतना आसान नहीं होता है। हर जगह कोशिश की जाती है कि मज़ीद कोई इंट्रोडक्शन नहीं हो, या अपनी मछलियों की प्रमोशन के लिए तरकीबें की जाए ताकि वो आउट कम्पीट कर सकें। लेकिन जैसे आपने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, कुछ मछलियाँ बहुत हार्डी हैं जो इंट्रोड्यूस की गई हैं, कुछ मछलियाँ हमारी हार्डी हैं। तो ये एक समझ लीजिए उनका बैलेंस है। अगर हम इसको प्रॉपर मेंटेन करेंगे तभी हमारी फिशरीज की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मीठे पानी की मछलियाँ हमारी बहुत सारे मुल्कों में एक्सपोर्ट होती है, खासतौर पर अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट होती है। लेकिन अगर इस तरह माहौल में दूसरी गैर मुतल्लिका मछलियाँ आती रहेंगी तो ना हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ना हम उनको कुछ कर सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत यह है कि हम अपने माहौल को बेहतर रखें, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करें। नेशनल बायोडाइवर्सिटी का प्लान होता है, NBSAP कहलाता है, उस पर मुकम्मल तौर से अमल करें ताकि इस किस्म की चीज़ें जो कि बाहर की कोई चीज़ आके आपको नुकसान पहुंचाती है वो माहौल को ख़राब ना कर सके, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो, और इस पर रिसर्च और तहकीक करें। इदारों को ज़रूरत है। WWF अपना काम कर रहा है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे काम फिशरीज डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटीज़ का काम है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि इसको सही तरह से करें ताकि इसके जितने नुकसानात हुए हैं उसकी असेसमेंट प्रॉपर हो सके और ऐसी तरकीबें की जा सके कि इनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो सर, हमारे यहाँ ऐसे प्लान्स पहले से मौजूद हैं और कितना अमल होता है हमारे प्लान्स पर? अगर कोई प्रॉपर अच्छा प्लान बना हो और उसको इम्प्लीमेंटेबल हो तो यकीनन किया जाता है। बहुत सारी की गई, जैसे आप इन मछलियों का इंट्रोडक्शन भी एक बड़े ऑर्गेनाइज प्लान के तहत किया गया था, मगर उसमें से कुछ फेलियर भी थी। मतलब जैसे टिलापिया का इंट्रोडक्शन है जो किसी नुकसानदेह हुआ, बहुत ज़्यादा उसने तबाही फैलाई, किसी को अंदाज़ा नहीं था, जो पूरी दुनिया में हुआ, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं। तो जो अगर बाकायदा सोच समझ के अगर आप कोई भी काम करते हैं, आपको सबसे पहली बात है कि अगर आप एक्वाकल्चर को मजीद प्रमोट करेंगे, श्रिम्प फार्मिंग, सी फार्मिंग के, तो मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होगी और जो इस तरह के इंट्रोड्यूस मछलियाँ हैं उनका भी इम्पैक्ट जो है मिनिमाइज हो जाएगा। बिल्कुल सही। और आपके ख्याल में ये जो लोकल हमारी मछली है, अगर हम इसकी भी अफजाइश पर काम करें तब भी कुछ मसला सॉर्ट आउट हो सकता है? यकीनन, क्योंकि अगर हम अपनी लोकल मछलियों की तादाद में इजाफा करते हैं तो वो इकोसिस्टम ने जहाँ से उनको इसने आउट कम्पीट कर दिया उस पर दोबारा कब्जा कर सकती हैं, और अगर वो लोकल मछलियाँ होंगी तो हमारा ओरिजिनल जो माहौल है वो रेस्टोर हो जाएगा, और जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस पहुँच रहा है इस किस्म की इंट्रोडक्शन से, उससे हम किसी हद तक बच सकेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद मौज़म खान साहब, टेक्निकल एडवाइज़र WWF, मेरे साथ मौजूद थे। सिचुएशन आइडियल तो यही है कि जो आपकी लोकल कंजप्शन है या जो आपकी लोकल फ़िश है उसकी अफजाइश के अंदर काम किया जाए, और जो हमारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट है इसके ऊपर काम करें, तो शायद इस ख़तरे से कहीं ना कहीं हम निमट सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान में खलाई साइंस को हमेशा एक मुश्किल और दौर का शोबा समझा जाता है, और आमतौर पर हमारे तलबा को ना तो आलमी सतह के डेटा तक रसाई होती है, ना ही कुछ हकीकी रिसर्च का आमी तजर्बा है। ऐसे में ऑल पाकिस्तान एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन APASC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस खला को पुर कर रहा है, और ये मुहिम पाकिस्तान भर के तलबा को नासा के असल टेलीस्कोप डेटा के जरिए एस्टेरॉयड्स की तलाश का मौका भी फराहम कर रही है, जहाँ तलबा वही तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं जो दुनिया के पेशावर माहिरीन फल्कियात अपनाते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए तलबा ये सीखते हैं कि दुनिया भर के माहिर फल्कियात किस तरह पेशावराना डेटा का तज्ज़िया करके नई खलाई दरियाफ्तें करते हैं, और इस मुहिम के दौरान की जाने वाली दरियाफ्त बाकायदा तस्दीकी मराहिल से गुजरती है, और तस्दीक के बाद इसे नासा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया जाता है। एक ऐसे मुल्क जहाँ में साइंसी तहकीक के मौक़े महदूद हैं, ये एक बेहतरीन काविश है। ये इक़दामात पाकिस्तान के तलबा को आलमी खलाई तहकीक का हिस्सा कैसे बना रहे हैं, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे फाउंडर अटक एस्ट्रो सोसाइटी नासिर रिजवान साहब और मोहम्मद अब्दुल्ला ताहिर को फाउंडर एंड CEO मैच अल्फा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो सबसे पहले नासिर रिजवान साहब बताइएगा, किस तरीके
से ये सिस्टम पाकिस्तान में काम कर रहा है? थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। दरअसल ऑल पाकिस्तान एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन एक नासा सिटीजन साइंटिस्ट प्रोग्राम है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान ये नासा की एक्चुअल डाटा जो इमेजेस हैं उसके ऊपर काम करके वो एस्ट्रॉइड्स को डिस्कवर करते हैं। और ये एक माह की कैंपेन होती है जिसमें स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है कि वो देखें, उस डाटा को एनालाइज करें अपने रिस्पेक्टिव एरिया से, अपने डिवाइसेस से, ताकि उसके ऊपर वो रिसर्च कर सकें। बिल्कुल सही। और अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है? और बिकॉज़ आप लोगों को डेटा तक रसाई हासिल नहीं होती, लेकिन इसके थ्रू आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। जी अब्दुल्ला साहब। इसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल डाटा जो हमारे पास मिलता है वो रियल टेलीस्कोप से मिलता है, और इसमें हमें पाकिस्तान में रियल टेलीस्कोप की रसाई बहुत कम है। इसमें इंटरनेशनल पैन स्टार जो हवाई के अंदर बेस्ड है उसका डाटा मिलता है, और उस डाटा को जब आप सिक्वेंशली करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके ऊपर एनालाइज करते हैं, तो फिर आपको एस्ट्रोनॉमिकल डाटा जो मिलता है उसमें आप एस्ट्रॉइड सर्च कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को डाटा एनालिसिस और एस्ट्रॉइड सर्च करके उसके बाद उस डिस्कवरीज़ को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रेजेंट करने का, और बाद में ये इंटरनेशनल डाटाबेस के अंदर ये डाटा आपका, अगर आपकी डिस्कवरीज हो जाए। अभी तक ये 4 कैंपेन्स, चौथी कैंपेन है जो फरवरी के अंदर इस साल ऑर्गेनाइज होगी। पिछली 3 कैंपेन्स के अंदर 140 पार्टिसिपेंट्स ने इसके अंदर ज्वाइन किया है, और उसके अंदर 63 प्रीलिमिनरी डिस्कवरीज अभी तक पाकिस्तान ऑल एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन के थ्रू हो चुकी हैं, और ये डाटाबेस के अंदर हमने इंटरनेशनल डाटाबेस के अंदर ये हमने फिल की है। अच्छा, ठीक है। नासिर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स नई डिस्कवरीज कर कैसे सकते हैं, और जब आप लोग कर लेते हैं तो फिर इसे एक्सेप्टेंस किस तरह दिलवाते हैं? प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो पैन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी का डाटा मिलता है, जिसे वो अपने लैपटॉप्स या पीसी के ऊपर एनालाइज करते हैं। उसके लिए एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है एस्ट्रोमेटिका, जिसमें वो गो थ्रू करते हैं। वो स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं एस्ट्रॉइड के, कि एस्ट्रॉइड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। उन पैरामीटर्स के ऊपर उसको चेक करते हैं। आफ्टर चेकिंग दे क्रिएट अ रिपोर्ट, जिसको वो सबमिट करवाते हैं IASC, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन। वो उस डिस्कवरी को वैलिडेट करता है, और उसके बेस पे वो अप्रूव करते हैं कि हाँ, एज पर द पैरामीटर्स ये एक ट्रू सिग्नेचर है, यानी कि ये एक एक्चुअल डिस्कवरी है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनवर्ड्स मैट्रिक से लेकर FSC एंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सब पार्टिसिपेट करते हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले देयर वाज दिस स्टूडेंट हु वाज फ्रॉम मैट्रिक, एंड उन्होंने भी एक डिस्कवरी की थी इसी प्रोसेस को करते हुए। बिल्कुल सही। और जब आप ये लोग नई डिस्कवरीज करते हैं तो किस चीज़ की कमी महसूस होती है जो यहाँ पे आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को या एजुकेशन सिस्टम को उसे फैसिलिटेट करना चाहिए? जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अवेयरनेस का है। सो अ फ्यू इयर्स बैक जब हमारी बाकी टीम जो यहाँ पे नहीं है, उन्होंने एक इंटरनेशनल कैंपेन में पार्टिसिपेट किया, तो दे सॉ के हर कंट्री की एक स्पेसिफिक कैंपेन थी, जैसे कि ऑल इंडिया एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन, ऑल नेपाल बांग्ला एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन। वैसे पाकिस्तान में कोई सर्च कैंपेन नहीं थी। तो वो एक अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा एक गैप था, जिसको ब्रिज किया कि हमने जो है उनको बैक एंड फोर्थ प्रपोजल्स लिखे, एंड इट गॉट एक्सेप्टेड, एंड देन वी हैड दिस थिंग हियर। तो जब जनरल पब्लिक को हम ये बताते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो अपने घर में बैठ के नासा के डाटा सेट्स के ऊपर काम करके एस्ट्रॉइड डिस्कवर कर सकता है, तो उनका एक पहला रिएक्शन होता है कि क्या इज इट पॉसिबल इन पाकिस्तान। तो अवेयरनेस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी हैव बीन फेसिंग सो फार। अच्छा, ये जो ऑल पाकिस्तान एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन है, ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसे सपोर्ट करती है, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? बेसिकली अवेयरनेस का ही मेन इशू है, और इसके अंदर जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं और उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, मार्क अल्फा इसको स्पॉन्सर और ऑर्गेनाइज कर रही है, और हमारे सिर्फ इनको ऑर्गेनाइज करने के अंदर और इसको स्पॉन्सर करने में, साथ इसको मेंटरशिप में जो हमें मुश्किलात आई थी जब इनिशियली हमने 4 साल पहले इसको स्टार्ट किया था, तो हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को वो मुश्किलात और वो जो गैप था उसको हम फिल करें।
तो इस वजह से हमें मेजरली तो अवेयरनेस का, मगर जब अवेयरनेस आती है तो बच्चों को ये पता चल जाता है कि स्पेस इज़ नॉट समथिंग, स्पेस साइंस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ फार, और जो आप सिर्फ इंटरनेशनल ममालिक में बैठ के, बाहर के ममालिक में बैठ के नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान में भी बैठ के कर सकते हैं। सो आपके साथ कितने स्टूडेंट्स अब तक जुड़े हुए हैं जो आपके साथ इस पे काम कर रहे हैं? हमारे साथ अभी मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स दैट हैव पार्टिसिपेटेड इन पास्ट 4 years in this campaign, और वैसे हमारे साथ मोर देन 300 स्टूडेंट्स की टीम है जो कि इसको सारे चीज़ों को रन करती है, ऑर्गेनाइज करती है, और रिपीटेटिव कंपटीशन इसके अंदर और इसकी मार्केटिंग के अंदर हमें हेल्प कर रही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा नासिर साहब ये बताइएगा, ऑब्वियसली इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करती है, और फिर ये जो हमारी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, स्पेस सेंटर्स में पढ़ाया जाता है, ये कितना आपके लिए हेल्पफुल है कि आपकी डिस्कवरीज़ के अंदर और जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो दोनों चीज़ें अलाइन कर रही हैं? सो जो यूनिवर्सिटीज़ का स्टार्ट में करिकुलम है वो उस चीज़ को ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड स्टूडेंट्स जो हैं जो चीज़ें बुक्स में पढ़ रहे हैं वो उस चीज़ को जब वो रियल टाइम एप्लीकेशन उसकी देखते हैं, कि हम अगर ऑर्बिट्स की बात करते हैं और वो उसको रियल टाइम ऑर्बिट्स को देखते हैं कि ऑर्बिट्स वर्क कैसे करते हैं, एस्ट्रॉइड्स के बारे में जो उन्होंने बुक्स में पढ़ा हुआ है, तो वो जो उसको रियल टाइम में सीख के इम्प्लीमेंट करके कोलैबोरेट करते हैं, तो इट एक्चुअली गेट्स देम अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साइंटिफिक डिस्कवरी प्रोसेस वर्क कैसे करता है। तो हमारा फोकस इस पे ये है कि स्टूडेंट्स जो कि अभी कॉलेज में हैं, स्कूल्स में हैं, दे गेट अप एक्सपीरियंस अभी अर्ली ऑन के हाउ दैट प्रोसेस वर्क्स, ताकि वो स्पेस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सके। बिल्कुल सही। और ये जो अब तक कितनी नई डिस्कवरीज हो चुकी हैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तहत? एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन इट्स बीन 4 years, ये 4th एडिशन इसका ऑनगोइंग है। तो सो फार वी हैव मेड 63 preliminary discoveries for NASA। इसमें द फन फैक्ट इज़ कि अगर आप इस एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड यू गो थ्रू ऑल द मॉड्यूल्स और आप एक सक्सेसफुल डिस्कवरी कर लेती हैं, तो जब उसके ऑर्बिट्स डिटरमाइन हो जाएंगे एंड इट हैज़ बीन प्रूव कि ये एक्चुअल डिस्कवरी है, यू कैन गेट अ चांस कि आप उस एस्ट्रॉइड को नाम दे सकें। सो इमेजिन आप शाम के वक्त आसमान में देख रही हैं एंड यू सी प्लैनेट मार्स, एंड आप किसी को बता रही हैं कि मार्स के पास जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वहाँ पे एक एस्ट्रॉइड है जिसको मैंने डिस्कवर किया, जिसको मैंने नेम किया है। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अर्ली ऑन एक मोटिवेटर होता है टू एक्चुअली टेक इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस। सो अब तक कितने एस्ट्रॉइड्स को पाकिस्तानी नाम मिल चुके हैं? तो ये जो प्रोसेस है इट टेक्स अबाउट तो 2 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी डिस्कवरी होती है। प्रिलिमिनरी डिस्कवरीज वी हैव हैड 63। अब इसका जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें प्रोविजनल स्टेटस उन्हें मिलता है कि उसके हमें ऑर्बिट डिटरमाइन करते हैं, जो कि तकरीबन 1 से 2 साल मजीद लगते हैं। वंस दैट हैज़ बीन डिटरमाइंड तो इट टेक्स अबाउट फर्दर 5 to 6 years कि वो अपना एक ऑर्बिट जो है कंप्लीट कर ले अराउंड द सन, ताकि हमें उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, उसका बिहेवियर हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो इट टेक्स अबाउट 5 to 6 more years के स्टूडेंट्स जो हैं इसको नेम कर सकें, बट डिस्कवरी ये 63 हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब्दुल्ला साहब, आप लोग इस पे पहले स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं इन मॉड्यूल्स पे कि किस तरीके से काम करना है या किस तरीके से रिकग्नाइज करना है? एग्जैक्टली इसकी सारी हम डिटेल से उनको मेंटरशिप और ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार्स होते हैं, और ऑनलाइन हम ये इनको मीटिंग्स अटेंड करते हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हैं। इंटरनेशनल हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो आके ये सारा ट्रेन करते हैं बच्चों को, और ये सिर्फ आपको यू जस्ट रिक्वायर अ लैपटॉप, रेस्ट ऑफ द डाटा आपको सारा प्रोवाइड किया जाता है, मेंटरशिप कंप्लीट मिलती है, और ये दिस इज़ अ वेरी a process, एक अपॉर्चुनिटी है, बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, बट दिस अपॉर्चुनिटी अलाउज अस टू अंडरस्टैंड स्पेस मोर, और इसके मैसिव एडवांटेजेस हैं कि ये बेसिकली हमें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना और थ्रेट्स जो कि फ्यूचर में थ्रेट पोज कर सकते हैं, दीज एस्ट्रॉइड्स दे पोज थ्रेट, तो अगर हम उनको डिस्कवर कर लेते हैं और उनका पाथ प्लान कर लेते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि इसमें कोई ये एस्ट्रॉइड्स लेटर ऑन अर्थ की तरफ तो नहीं इनकी ट्रैजेक्टरी आ रही, तो इसलिए ये डिस्कवरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नासिर और मोहम्मद अब्दुल्ला। और इंडीड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का टैलेंट किसी से भी कम नहीं है, और अगर एस्ट्रॉइड्स को पाकिस्तानी नाम मिल रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, और नासा भी उसे रिकग्नाइज करता है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और हम आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक जी, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में जो इक़दाम ख़ुदकुशी करने वाली तालिबा थी, उस केस में कहाँ पेशरफ्त कली सामने आई वो ये थी कि इब्तदाई तौर पर शायद इसे कोई पर्सनल रीज़न्स करार दिया जा रहा है, शायद पसंद की शादी से भी जोड़ा जा रहा है और ख़ानदानी दबाव के बाद शायद वो शदीद ज़हनी और जज्बाती दबाव का शिकार थी, जिसके बाद उन्होंने इंतहाई कदम उठाने की कोशिश की। लेकिन चूँकि सेम यूनिवर्सिटी थी और उसमें ये दूसरा वाक़या था, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को जो है अब वो मद्देनज़र रखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हैं सलमान चौधरी, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे इस केस के हवाले से कुछ मज़ीद हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। ये जो ख़ुदकुशी केस में अब क्या पेशरफ्त हुई है, पुलिस मज़ीद क्या बता रही है? इस जो केस है, जो फातिमा 21 साल है, इसके केस की दो जो पहलू हैं वो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान हमारे सामने आए हैं। एक जो पहलू है वो तफ्तीश के हवाले से है जो पुलिस ने किया है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जब फातिमा उसने जो बिल्डिंग से कूद कर ख़ुदकुशी की कोशिश की थी, तो कूदने से पहले वो किसी से बात कर रही थी। तो जैसे ही जो उसको फ़ोन मिला है पुलिस को, पुलिस ने उसका फ़ोन ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद जो कॉल हिस्ट्री आई है वो एक नामालूम कोई शख्स बताया जा रहा है जिसके बारे में लड़की उससे बात कर रही थी। जो पुलिस के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर कुछ पसंद की शादी का केस था। जो लड़की थी वो उस बंदे से, जो भी लड़का था, उससे शादी करना चाह रही थी, लेकिन ख़ानदान का उस पर यह दबाव था कि वो उससे शादी नहीं करवाना चाह रहे, जिसकी वजह से लड़की ने जो है वो इस इंतहाई इक़दाम जो है वो उठाया और जो वो दूसरी मंजिल से कूद पड़ी है। पुलिस ने उस बंदे को जो है हिरासत में ले लिया है और उससे तफ्तीश की जा रही है। इसका बयान जो है वो भी रिकॉर्ड कर लिया है। इसके साथ साथ एक उसकी सहेली भी थी जिसको इस बारे में इल्म था कि वो खातून किसी जो लड़की है और वो किसी लड़के को चाह रही है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। तो इस हवाले से उस लड़की से भी पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। ये तो पहले एक तफ्तीश का था, लेकिन जो एक अच्छी खबर है क्योंकि ज़ख्मी होकर खातून जो है और लड़की जो है वो लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुई थी। वो 3 दिन हो गए थे वो बेहोश में रही है, लेकिन गुज़श्ता रात देखा गया है कि उसको होश आ गया है, क्योंकि 3 दिन वेंटिलेटर पर रही थी। जब वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुई थी तो उसका जो होशी का जो लेवल था होश में आने का वो 3.5 था, लेकिन उसमें थोड़ी ग्रेजुअली बेहतरी आई। देखा गया कि 2 दिन जो है वो उसका 6.5 रहा है। आज जो है वो डॉक्टरों का कहना है कि उसका जो लेवल है वो 14 तक पहुंच चुका है। उसके बाद उसका जो वेंटिलेटर है वो हटा दिया गया है। डॉक्टरों ने कल उससे बात भी की है और उसने इशारों में जवाब भी दिया है, जिसके बाद उसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो फराहम की जा रही है, क्योंकि उसका जो एक लंग है वो भी डैमेज हुआ है और उसके ब्लड उसमें जाने की वजह से उसका जो ब्लड का एक फेफड़े का जो हिस्सा था वो नाकारा हो रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने फैसला किया था उसके अंदर एक ड्रेन डाली जाएगी, नाली डाली जाएगी, खून निकाला गया है। उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें बहाल की गई है। एक और पहलू उसका ये है कि पुलिस ने जो तफ्तीश है वो तो कर रही है, लेकिन जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी यूनिवर्सिटी के ऐसे हिफाजती इक़दाम अपनाने शुरू कर दिए हैं कि जिससे मुस्तकबिल में वो ऐसे वाक़यात रोकने के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कॉरिडोर में एक रस्सियों के बुने हुए जो जाल हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि अगर कोई मुस्तकबिल में ऐसा वाक़या होता है तो वो कोई भी तालिब इल्म उसमें गिरता है तो उसकी जान बचाई जा सके। फ़िलहाल जो 21 साल फातिमा है वो लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में ज़रिए इलाज है, सर्जिकल ICU में उसको रखा गया है और उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उसके मारे नफ्सियात हैं उनकी भी खिदमात ली जाएंगी। वो लड़की का इंटरव्यू करेंगे कि वो उस पर कौन सा दबाव था जिसकी वजह से उसने जो इंतहाई कदम है उठाया और ख़ुदकुशी की है। इसके साथ साथ उसकी जो बैकबोन है, जो सर्वाइकल है उसका, उस पर भी गहरी चोट आई है, फ्रैक्चर का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है उसकी रीढ़ की हड्डी का। तो डॉक्टर ये फैसला करेंगे कि आया कि उसका जो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है वो कब तक होना है, क्योंकि उसको होश आ गया है। 2 बड़े ऑपरेशन उसके किए गए हैं 3 घंटे के, और जो दोनों उसको टखने थे वो बुरी तरह फ्रैक्चर हुए थे गिरने की वजह से। उसकी जो हड्डियां थी वो टूट के मांस से, गोश्त से बाहर आ गई थी, जिसके बाद जो डॉक्टरों ने उसका इलाज किया है, उसका ऑपरेट किया है और दोनों हड्डियाँ जो है उसकी जोड़ दी गई हैं। एक जो बायाँ उसका जो घुटना है वो भी फ्रैक्चर हुआ है, फिलहाल उसको प्लास्टर किया गया है। डॉक्टरों का ये कहना है कि जब तक फातिमा जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने होशो हवास में नहीं आ जाती तब तक जो है वो उसका फर्दर ऑपरेशन जो वो नहीं किया जाएगा। इसके बाद अब हमारे नफ्सियात की टीम जो है वो आज 11 बजे के बाद उसको एवेल्यूएट करेगी। न्यूरो सर्जन जो है वो भी एवेल्यूएट करेंगे। जो मेडिकल बोर्ड 4 अफराद पर मुश्तमिल था उसको बढ़ाकर अब 7 से 8 अफराद कर दिए गए हैं। जो मेडिसिन के अफराद हैं वो भी शामिल किए गए हैं, गायनी के हैं, जो साइकेट्री के चलिए गुड थिंग है कि वो रिकवर भी कर रही है। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। ज़रूरी तो इस बात का थी कि हमें उन फैक्टर्स की तरफ लाजमी जाना चाहिए जो हमें
ये बता सकें कि आखिर ख़ुदकुशी जैसा रुझान जो है वो हमारी नौजवान नस्ल में बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इस खातून से पहले भी एक लड़के ने सेम ही यूनिवर्सिटी में बताया जहनी दबाव के बायस वहाँ से छलांग लगा ली और अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। अख्तर अब्बास साहब लाइफ कोच और ट्रेनर मेरे साथ मौजूद होंगे। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पहले एक लड़के ने जहनी दबाव से स्टडीज़ का आया, उसने सुसाइड कमिट की। अब इस लड़की के कुछ पर्सनल रीजंस हैं। यूनिवर्सिटी चाहे जितनी मर्जी हिफाजती इकदाम कर ले, लेकिन द क्वेश्चन इज किसी ने अगर मरना है तो वो बाहर भी रास्ते उसके तलाश कर सकता है। ये हमारी जनरेशन जो बच्चों की अब आ रही है, ये कंट्रोल कैसे किया जाएगी? आंसर कहाँ हम लैक कर रहे हैं? मेरे ख्याल इस पर गुस्सा करने की बजाय हमें बहुत हमदर्दी से क्योंकि जो बहुत इसकी हसासियत है उसको देखना होगा। और अगर हम सही तज्जिया नहीं कर सकेंगे तो इस तरह के दुख वाले, यानी अभी हम जब इनकी बात सुन रहे थे, सच्ची बात बहुत तकलीफ हो रही थी। अगर आपको अंदाज़ा हो कि वो सारी उम्र चल नहीं पाएगी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूटी है, इस तौर पे उसके जो दोनों घुटने हैं ये मुस्तकिल माजूरी होगी। और सोचिए कुछ सालों के बाद जब इसकी शादी वादी का मामला होगा तो ये पूरी कहानी उसके साथ जुड़ी होगी। बच्चे जब बच्चियाँ जब ये काम इस तरह का करते हैं, आम तौर पे मुझे चूँकि बहुत सालों से यूनिवर्सिटी के बच्चों से उनकी काउंसलिंग का मौका मिलता है, इन यूनिवर्सिटियों में मैंने खुद बहुत साल सर्व किया है। ये बिल्कुल छोटे छोटे मामलात होते हैं, यानी बज़ाहिर हमारे लिए छोटे होते हैं। लाइक ब्रेकअप हो गया तो अब उस दुख को सुनने वाला कोई नहीं होता, इवन संभालने वाला भी कोई नहीं होता। आप सोचिए कि हमारा दीन और हमारी ज़िंदगी ये तो उम्मीद से जुड़ी हुई है, मायूसी कुफ्र है, पर हम अपने बच्चों को नहीं ना उनसे बात करते, ना उनको समझाते हैं, ना उनको सुनते हैं। अगर वालिदैन कुछ चीज़ों को सुन लिया करें, बहुत सारा दुख इस तरह का कम। अच्छा, ये एक मामला नहीं है। कुछ साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के हेड का बेटा 9th में नंबर कम आए तो उसने खुदकुशी कर ली। यानी इतने सारे केसेस हैं, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बीइंग द लाइफ कोच में चूँकि इन लोगों से मिलता हूँ जो जिनका सर्वाइवल होते हैं, उनसे पूछता हूँ कि क्या मामला हुआ। जो ज़हनी दबाव है ये इतनी बड़ी वजह है, और ज़हनी दबाव को प्रेशर नहीं होता हवा का, जो मामला आपसे हैंडल नहीं हो रहा। तो हमारे पूरे निज़ाम तालीम में और रिश्तों में हम अपने बच्चों को, यानी कोई मुश्किल चीज़ आ जाए जो उनके काबू में ना आए, तो उनके पास क्या यही रास्ता बचता है कि ख़ुदकुशी कर लें? दुनिया में बदनामी, वालिदैन के लिए अजाब, और ख़ुद आखिरत में खुदकुशी करने वालों के लिए जो सज़ा है बिल्कुल वो ना ख़त्म होने वाली है। खुदकुशी हराम है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं तो हम उनकी ओरिएंटेशन देते हैं, उनको क्लासेस समझाते हैं। इस बारे में क्यों नहीं हम ओरिएंटेशन दे सकते? अभी ये कह रहे हैं कि हमको जाल बिछाएंगे, ये करेंगे। मुमकिन है ऊपर वाली दरवाजे मुस्तकिल बंद कर दिए जाएं, लेकिन क्या इससे ये रुक जाएगा सिलसिला? वही ना, मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं कहीं और जाके खुदकुशी कर लेगा। यानी मुझे याद है एक दफ़ा एक फैमिली मेरे पास आई तो उनके बच्चे ने ट्रेन के आगे, उसकी माँ ने कहा कि मैं उसके जो चीथड़े थे गोश्त के वो चुनते चुनते 2 दफ़ा बेहोश हुई। वो वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन उसका जो ट्रॉमा है वो पूरे ख़ानदान के लिए, इवन ख़ानदान समटाइम लोगों को फेस नहीं कर पाता। अब इस बच्ची का जो मामला है ये भी ब्रेकअप का, या समटाइम ये होता है कि यूनिवर्सिटी में बच्चियों को हम समझा नहीं पाते तो उनका अफेयर हद से गुजर जाता है। वो जो नुकसान होता है उसके बाद भी बच्चियाँ खुदकुशी करती हैं। लड़के आमतौर पे इस तरह की बेवकूफ़ी या वो चीट करने के बाद खुदकुशी नहीं करते। जो चीट हो गई हो उसको फिर दुनिया का फेस करना मुश्किल लगता है, जो अंदर से आपको शर्मिंदगी, शर्मसारी होती है। तो सर, अब इसका हल क्या होना चाहिए? बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखिए, हम लोग भी पढ़ के निकले हैं, प्रेशर होता है, और इतना प्रेशर तो मतलब इतना तो टीचर्स को लाजमी नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन रखना पड़ता है। कोई क्लास में लेट आए उसे अंदर ना आने दे, अटेंडेंस मार्जिन, हर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये नौजवान नस्ल ज़हनी तौर पर इतनी कमज़ोर है कि किसी भी इशू को नहीं संभाल पाती? अच्छा, ऐसा ही है। वैसे तो दुनिया में कहा जाता है कि अथॉरिटी हैज़ गॉन, इन्फ्लुएंस जो वो अब ड्राइव करता है। ये जो पुराने तरीके से क्लासों में बंद कर देना, डांट देना, बदतमीज़ी करनी, बच्चों से ये भी हैंडल नहीं होते। मुझे लगता है कि इस पूरी नस्ल को, ये जो ख़ास तौर पे जेन ज़ी है, चूँकि अब इन्हीं का इस अगले कुछ सालों में यही हमारे सामने रहेंगे, इनसे
कहीं भी सेंसिटिविटी हैंडल नहीं होती। यानी इसे कहते हैं लाई लग, ये वो वाली जनरेशन है, पूरी दुनिया में ये नारे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, पर जो इनके हीरोज हैं वो सारे 70-75 साल के लोग हैं। यानी इन्हें किसी भी इशू पे आप पीछे लगा सकते हैं। तो अगर उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए हम कुछ जिस वक्त आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त स्टूडेंट उसको देख नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर आप ऐसा ही प्रोग्राम वहाँ जाके करें यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरा ख्याल बहुत सारे लोग उसमें अटेंड करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ से तो आप एग्री करेंगे कि आज का जो बच्चा है, आज का जो ये टीनेजर या नौजवान ये बच्चा या बच्ची है, जितनी अवेयरनेस और मौके इनके पास है, इससे पिछली वाली जनरेशन जो अभी मिलेनियल्स जिसे हम कहते हैं, उनके पास नहीं है। बिल्कुल नहीं थे। और इनके पास सोशल मीडिया की एक्सेस है, ये इन्फ्लुएंसर्स को भी देखते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की रील्स को भी देखते हैं, वीडियोस को भी देखते हैं, और फिर इन्हीं में खुदकुशी का रेट ज़्यादा है। अच्छा, ये ज़्यादा कोरियन ड्रामे देखते हैं, यानी ये हॉलीवुड के नहीं देखते। कोरिया में, जापान में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि वहाँ ज़रा सी बात पे जब उनसे हैंडल नहीं होती तो इस तरफ जाते हैं, चूँकि इनके रोल मॉडल बदलते रहते हैं। अच्छा, एक दिलचस्प चीज़ आपको बताऊँ, मैं भी आते हुए गाड़ी में मैंने AI से पूछा, तो उसने कहा कि अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको खैर दे, आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी और सोची। आप सोचिए कि वो मुझे बता रहा है कि चूँकि आप यू आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट। मैंने उनसे कहा कि मैं इनकी काउंसलिंग करना चाहता हूँ फ्री, अब जब कोई किसी को मुश्किल आए तो मुझे कॉल कर ले। दुनिया में ये होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में होता है कैरियर काउंसलर, कोच, वो यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी जो ही आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई देयर मस्ट बी सम स्पेस और प्लेस और पर्सन कि जो आपकी बात सुन सके जजमेंटल हुए बिना। अब इस बच्ची के मामले में या आम तौर पर ऐसे मामलात में घर वाले डांट देते हैं, बेइज्जती भी करते हैं, जजमेंटल भी हो जाते हैं। एक बात तो जो मैंने ज़िंदगी में सीखी कि अल्लाह कहते हैं कि ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने बनाया बंदों को, वो किसी पे इतना बोझ नहीं डालता कि बंदा अपनी जान ही ले ले, और जान उसकी दी हुई है, वो कोई ले नहीं सकता। तो जब लेते हैं, इतने बड़े स्टेप पे जाने से पहले 10 रास्ते हैं। अपने बड़ों से बात करना, अपने दोस्तों में से किसी से बात हो सकती है, कोई ढंग का प्रोफेसर हो सकता है, कोई करियर काउंसलर हो सकता है। लाहौर में 2-3 अदारे हैं जिनसे आप फ्री बात कर सकते हैं। बंदा कॉल करता है और उनसे बात करके, यानी आपको डर क्या होता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है किसी से बात करने से वालिदैन का रोल बड़ा अहम है, क्योंकि अब इस बच्ची का तो केस ही डिफरेंट हो गया। ये तो ऑब्वियसली फैमिली के लिए भी एक स्टिग्मा की सूरत बन सकता है, लेकिन अगर वालिदैन थोड़े से कोऑपरेटिव हों तो स्टिग्मा ना लें, तो बच्ची की काउंसलिंग उस तरीके से करें। लेकिन पेरेंट्स और बच्चों के अंदर भी रिलेशनशिप, ट्रस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे उनसे बात कर सके खुल के। अच्छा, पेरेंट्स आमतौर पे सुनते भी नहीं हैं या उस लेवल पे आके अंडरस्टैंड नहीं करते। मुझे याद है, मैं एक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंसेस का हेड था, तो एक बच्ची ने अपने बाजू को वॉशरूम में जाके काटा, इतनी ब्लीडिंग हुई कि 2-4 लड़कियां उसको देखते हुए बेहोश हो गई। ज़ाहिर नहीं देखा जाता। तो मैंने उन वालिदैन को बुलाया, उनसे मैंने कहा कि आपकी बेटी का कोई इशू है तो उसको सेटल कर लीजिए, यानी जहाँ वो शादी करना चाहती है। तो वालिद ने ब्लंटली इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं है। तो उस लड़की का, उसकी माँ ने ऐसे पकड़ के शर्ट ऊपर करके यहाँ तक रोक दी कि आपको जिसने बताया झूठ बोल रही है। ज़ाहिर हमारे तो CRs क्लास में होते। 2 दिन के बाद वो लड़की घर से भाग गई, यानी और उसकी खबर आई। अब सोचिए कि वो जो बेइज्जती थी उसका पहले से ट्रेंड बन रहा था, आप उसको हैंडल कर लेते। अगर वो बच्ची कहीं शादी करना चाह रही है तो कर दे उसकी, या थोड़ा वक्त ले लें, एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। लेकिन ये जो माँ बाप चाहते हैं कि हर रिश्ते पे, हर फैसले पे उनकी मोहर लगी हो, सरकार को भी ये शौक़ होता है ना कि हर जगह उनकी मोहर लगी हो, तो ये मोहर लगाने का जो शौक़ है समटाइम ये भी बड़ा नुकसान करा देता है। एक मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, अभी मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया FSC का, तो मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे तेरे नंबर कम आए या ज़्यादा, तो हमारी जान का टुकड़ा है, नंबरों की वजह से तुझसे हम प्यार नहीं करते। अच्छा, इसी तौर पे अगर बच्चा कहीं किसी से दोस्ती कर लेता है, इस उम्र में हो जाता है, तो आप उस पर एकदम से इतना ज़ोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो भी किसी तौर, हर अहद के साथ कुछ चीज़ें आती हैं, काबिल कबूल हों या ना हो, उनको फेस करना चाहिए। और इन बच्चों को आई बिलीव सुनना चाहिए। कभी कभी कुछ कहना चाहें, पहले माएँ सुन लेती थी, अब माएँ शिकायत लगा देती हैं। तो नतीजतन वो जो एक बाहम पुल नहीं बन पाता बात करने का, उसका देखिए हल करना कोई मसला
तो सुना जाए ना। दुनिया में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते हैं डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग का होता है कि आपके पास अल्टरनेटिव्स तो हों, बिल्कुल सही, यानी उनमें से आप चुनेंगे ना। तो बाज़ दफ़ा ख़वातीन कहती हैं हमारी बेटी फ़लाँ से मोहब्बत करती है, इसको समझाएं और कोई रिश्ता भी ढूंढ के दें। तो मैं उन्हें कहा कि अल्लाह की बंदी हो, जिसको वो पसंद कर रही है उसको मिल तो ले। मुमकिन है आपको पसंद आ जाए, एक ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि उसको हक ही नहीं है, ये नहीं कर सकती, तो उसके बाद फिर उसका दिल फटता है। बिल्कुल सही। और वैसे भी जो हक इस्लाम ने ख़ातून को दिए हैं उससे तो खैर आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये कलमियाँ है कि हमारे माशरे के अंदर शायद बढ़ते हुए सोशल मीडिया का रुझान और एग्जाइटी और डिप्रेशन इस कदर इससे भी ज़्यादा हो गया है कि शायद स्क्रीन्स के साथ जुड़े रहने से असल रिश्तों से हम दूर हो गए हैं। इसी वजह से शायद हमारे बच्चे जो है वो इस तरह के इंतहाई इक़दाम उठा रहे हैं। लेकिन जो भी है एक अफसोसनाक पहलू है और मुझे लगता है इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा माँ बाप को भी अपनी परवरिश के ऊपर अब देखना पड़ेगा कि कहाँ वो लैक कर रहे हैं कि उनके बच्चे उन पे कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और हम आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब पल्मोनोलॉजिस्ट अब मेरे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे कि जो घरों में हम ये एयर डिफ्यूज़र्स और सेंटेड डिफ्यूज़र्स इनफैक्ट रखते हैं, ये हमारी सेहत पर क्या असर डालते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सो सर, ये जो घर में खुशबुओं का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, ये ज़हनी सुकून है या फिर हमारे लंग्स के लिए एक नुकसान है? हम काफ़ी अर्से से जो बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से, और उससे काफ़ी बात मीडिया पे चलती रही है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे लंग हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, उसको कहते हैं इंडोर पोल्यूशन। और 90% जो हमारी पॉपुलेशन है ग्लोबली वो आउटडोर पोल्यूशन में रहती है, लेकिन 40% जो लोग हैं वो इंडोर पोल्यूशन से भी उनके लंग्स पे इफेक्ट आ रहा है। अब आपने जो बात की इस बात से क्या लिटरेचर हमें अभी क्या क्या बता रहा है, तो उसको समझने के लिए पहले हमें इसकी कंपोजिशन को समझना चाहिए कि एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं क्या। तो जिन डिफ्यूज़र की बात कर रहे हैं या जिन कैंडल्स की आप बात कर रहे हैं, प्राइमरली इस चीज़ में तो हम सबका कंसेंसस है कि उसमें से फ्यूम्स निकल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे ही है। अब अगर हम इस देखें तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड एक कंपोनेंट है जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बेंजीन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और कुछ एलिमेंट अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स के लिए। अब ये जो एलिमेंट हैं इनको कॉम्बिनेशन में हम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड करके कहते हैं, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन है स्मोक का भी। तो इसका मतलब है कि जो इंडोर पोल्यूशन में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसमें स्मोक का कुछ कंपोनेंट मौजूद है। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्या हर शख्स इससे मुतासर हो सकता है? तो यहाँ पे लिटरेचर अभी क्योंकि रिसर्च ऑनगोइंग है, हम कॉन्फिडेंटली शायद उतनी बात ना कर सकें, लेकिन वो लोग जो कि ऑलरेडी सांस की बीमारियों में मुबतला है उनमें इसमें इसका एविडेंस है कि ये उनको उनका कंट्रोल डिफिकल्ट करते हैं। और हम ऐसा विटनेस करते हैं, हमारे पास एस्थमा के पेशेंट आते हैं, दमे के पेशेंट आते हैं, या वो लोग जिनमें स्मोकर्स एस्थमा है जिसको हम सीओपीडी कहते हैं, उनके जो पेशेंट जब आते हैं और हम उन्हें दवाई भी मेडिसिन मैक्सिमम दे रहे होते हैं और उनसे पूछा जाता है तो उनका कंट्रोल का लेवल ठीक नहीं होता। तो ये जो जितने भी जो आपने बताए हैं जो अरोमा इनको कहते हैं हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ट्रिगर का बायस उनमें होते हैं। ये एक कंपोनेंट है इन चीज़ का। फिर परफ्यूम्स भी इसमें आ जाते हैं और कुछ हम एसेंशियल ऑयल्स की बात करते हैं वो भी इनमें आ जाते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें नेचर की फॉर्म में जब हम बात करते हैं कि वो नेचुरल है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जरूर हैं जो कि उनकी लाइफ को उनकी जो फ्रेगनेंस को है उसको लंबा करने के लिए प्रोलॉन्ग करने के लिए ऐड की जाती हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली सांस के मसाइल को बढ़ा सकती हैं। इसके एविडेंस अवेलेबल है। सही। और ये जो सेंटेड कैंडल्स हैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक भी उसमें इस्तेमाल होता है, तो सेंटेड कैंडल्स भी ऐसे ही हमारे लिए मुज़र सेहत है? देखिए फ्यूम्स बन रहे हैं ना, आप उसको जला रहे हैं तो उसमें जल रहा है, ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर रहा है और उसके अंदर से केमिकल्स भी निकल रहे हैं। इस कंपोनेंट को ना इग्नोर करें। देखिए ये जो कंपोनेंट है अगर आप इसको जलाएंगे, ये ऑक्सीजन जलना ऑक्सीजन से ही है ना, उसकी कंजम्पशन को भी कम कर रहा है, और जो आर्टिफिशियल इसमें चीज़ें डाली हुई हैं जो इनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रही हैं जलने के लिए, वो बेसिक ट्रिगर्स हैं जो हमारे सांस के प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है एस्थमा के पेशेंट में, एलर्जी का एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं, इसमें हम अब कंसेंसस करते हैं, ये बात नहीं है। और वैसे भी अब तो थोड़ा और भी ट्रेंड है अराबिक ऊड्स का, और वो चीज़ें भी हम वो जला रहे होते हैं कि जनाब शायद ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर है। लेकिन किस किस किस्म की एलर्जीज डॉक्टर साहब इससे हो सकती हैं, और स्पेसिफिकली जो बच्चे हैं क्या ये उनमें भी केसेस आपके सामने आते हैं? हाँ, बच्चों में भी आते हैं। इसमें याद रखना कि जो भी चीज़ ज़्यादा देर तक आपका उसका कंटेक्ट रहेगा, लाइक लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये ओवरनाइट ऑन रखा और आप कमरे में रहते हैं, तो फिर ये नेचुरल तो नहीं है ना जी, क्या ख्याल है? और ये टेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज बैड। फिर ये उन शख्स में जो नॉर्मल भी होते हैं उनमें भी बाज़ औक़ात आप देखें उनकी छींकें आना शुरू हो जाती हैं और उनको आना शुरू हो जाती है। और कुछ लोग जिनको एस्थमा है उनको सांस में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। हम यूजली फोकस कर रहे होते हैं कि क्या आप कहीं बाहर गए हैं, क्या आपने कोई ऐसा मछली ढोल में आपका स्पॉयर हुआ है, लेकिन ये जो फैमिली जो उसके कमरे में सारी रात ऑन रहता है जिससे फ्यूम प्रोड्यूस होता है, ये हमारे यूजली ध्यान में नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कल्पिट होता है इन लोगों में जिनमें दमा है और दमा कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। और जिनको एलर्जी है, जिनको छींकें आती हैं, उनमें भी ये जो फ्रेगनेंस है ये उनको बढ़ाने का बायस बनती है। सेम इज ट्रू विद द बच्चों के तो लंग्स का साइज स्मॉल होता है ना, और वो जो क्वांटिटी रिजल्ट में ज़्यादा चाहिए वो कम क्वांटिटी में बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट काज करे। बिल्कुल सही। और हम अक्सर ये देखते हैं कि दमा के जो मरीज़ होते हैं, जिस तरह उन्हें पोलन, जिन्हें एलर्जी होती है पोलन से, उन्हें सांस की बीमारियां हो जाती हैं, तो स्पेसिफिकली ये जो दमा सिर्फ एस्थमा है जिन्हें, उनके लिए भी कितना नुकसानदेह है या जानलेवा हो सकता है? देखिए, आपको एक मैं बात बताऊँ, दमा में एक कंपोनेंट ऑफ एस्थमा ऐसा भी है जो सिर्फ परफ्यूम से ट्रिगर होता है। ऐसे पेशेंट हमें मिलते हैं कि वो जब भी परफ्यूम लगाते हैं उनका एस्थमा इतना ट्रिगर हो जाता है कि उनको इमरजेंसी में विजिट करना पड़ता है। तो एस्थमा में तो अगर आप एस्थमा का शिकार हैं, आप अगर दमे का शिकार हैं, फिर तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये जब एस्थमा ट्रिगर करती हैं, आप जितनी भी दवाइयाँ ले लें यूजुअली वो बड़ा लेट उनका इफेक्ट आना शुरू होता है। तो एस्थमा पेशेंट को तो हम ये कहते हैं कि आप नोट करें कि किसी खुशबू से, किसी परफ्यूम से, किसी सोप से कोई ऐसी चीज़ है जो जिससे केमिकल रिलीज हो रहे हैं, क्या आपको छींकें, सांस में सीटों की आवाज़ का आना या सांस में तंगी महसूस होती है, तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये एलर्जन है, जिसका डस्ट एलर्जन है, तो उसको अवॉइड करना ही बेस्ट पॉलिसी। तो उसमें तो बिल्कुल आपको इसको नहीं यूज़ करना है। बिल्कुल सही। और लॉन्गर टर्म के लिए, अगर शॉर्टर टर्म के लिए तो चलें इस्तेमाल हो जाए, बट फॉर अ पीपल हु इज़ यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है जो आप समझते हैं कि दवाइयों पे ना जाएं, और अगर कुछ डैमेज हुआ है तो घरेलू तौर पे उसे हल कर लिया जाए? जिसको एस्थमा है, पहली बात ये नोट करें, अगर उसको एस्थमा है तो एस्थमा में सबसे चैलेंजिंग ये है कि वो ट्रिगर को आइडेंटिफाई करे जिससे ये ट्रिगर, जिससे एस्थमा बढ़ जाता है। तो अगर एस्थमा है तो प्लीज़ इन चीज़ों को तो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है कि चीज़ जितनी मर्जी अच्छी हो, उसकी जितनी कॉपीज डेवलप हो जाती हैं, जितना उसमें अप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट ऐड हो जाते हैं, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। तो शायद शुरू में तो आपको वो चीज़ें ठीक मिल रही हैं, उसके बाद उसकी मीटूज आते हैं, उसकी कॉपीज आती हैं, और अगर आप देखते हैं और अगर आपको रात को स्पेसिफिकली वो जो लगा के रखते हैं, उनको तो चाहिए कि बिल्कुल चीज़ को अवॉइड करें, और इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ का पर्पज सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। और वंस अगर ये डेवलप हो जाता है और अगर आप इसको अवॉइड कर लेते हैं तो यूजली ऑटोमेटिकली इनके जो इफेक्ट हैं वो 3 to 6 वीक्स में यूजली नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर अगर आप मेडिसिन साथ लेंगे तो इफेक्ट जल्दी भी रिवर्स हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब, पल्मोनोलॉजिस्ट, मेरे साथ मौजूद थे। तो जो भी इस्तेमाल करें कोशिश करें उसका मुतबादल देख लें। ऐसे फ्लावरी प्रॉन्स इंडोर रख लीजिए जिससे आपको लगे कि सेंट कमरे में हो सकती है, बजाय इसके कि आप केमिकल रिफ्यूजर्स या ऑयल रेपेलेंट्स का जो है वो इस्तेमाल करें। अपनी सेहत का ख्याल करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक जी। आर्थराइटिस जिन्हें होता है उनमें काफ़ी उन्हें मसाइल का सामना रहता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन और 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में ये तेज़ी से बढ़ रहा है। जोड़ों का दर्द हो, अकड़न हो और हरकत में कमी रोज़मर्रा ज़िंदगी को महदूद करती है और अक्सर मरीज़ दर्द के खौफ से वर्जिश को मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं, जबकि मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक ये सोच ना सिर्फ गलत है बल्कि नुकसानदेह भी हो सकती है, क्योंकि दुरुस्त कंट्रोल एक्सरसाइज जोड़ों की मजबूती, हरकत और दर्द में कमी के लिए बुनियादी इलाज का हिस्सा है। मुझे ज्वाइन कर रही है फिटनेस एक्सपर्ट है अमरीन शेख साहिबा। बहुत शुक्रिया अमरीन आपके वक्त का। तो किस किस्म की एक्सरसाइज जो है वो आर्थराइटिस के मरीजों को करनी चाहिए आपकी नज़र में? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन होता जा रहा है और इसकी वजह यह है कि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं होता लोगों का। आफ्टर 27 ही आपकी बॉडी में जो है वो बोन डेंसिटी वो कम होना शुरू हो जाती है, तो उसको क्योर करने के लिए एक्सरसाइज मस्ट है। लोग डर के मारे एक्सरसाइजेस छोड़ देते हैं, वर्कआउट करना छोड़ देते हैं। और सबसे बेस्ट जो है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी जैसे स्पेशली फीमेल्स भाग रही होती हैं कि वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए या बॉडी मस्कुलर हो जाती है, लेकिन उसी से आपको सारा बेनिफिट ही उसी से मिलेगा। इसका बेस्ट जो क्योर है आपका वो यही है कि आफ्टर 27 जो है उसके बाद जो आपके बोन्स को जो वीकनेस स्टार्ट हुई है उसके लिए आप जिम ज्वाइन करें या वेट ट्रेनिंग करें। कुछ भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई वेट पे जाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करने की ज़रूरत है। लो वेट के साथ भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, उससे आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी, मसल्स और ग्रो करेंगे, जो हमें 40 के बाद स्पेशली नीड होती है। ये मसल्स हमारे सारे काम आ रहे होते हैं उसी वक्त। अच्छा, और जो लोग जिम नहीं जा सकते वो घर पर किस किस्म की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं? लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें छोड़ के बैठ जाएं और बॉडी ख़राब हो जाती है और मतलब बॉडी को कहते हैं ना जंग लगा दिया, तो जॉइंट्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। लो इम्पैक्ट वर्कआउट या बॉडी वेट वर्कआउट भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिम नहीं जा पा रहे तो आप जिम के अलावा घर पे एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। छोटे छोटे डंबल्स रख लें, यानी 2 kg के डंबल से। अब डंबल्स भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अलावा जो वाटर बॉटल होते हैं छोटे वाले, वो उससे भी आप थोड़ा बहुत लिफ्ट करके वर्कआउट कर सकते हैं घर पे भी। इजी स्टेप्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप अप्लाई नहीं कर सकते या जिससे इंजरीज का खतरा है वो हर चीज़ अप्लाई करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग यूट्यूब देख के एक्सरसाइजेज अपने ऊपर करना शुरू कर जाते हैं, एक्सपेरिमेंट। वो भी गलत है, क्योंकि उससे क्या होता है आपको बैक इंजरी हो जाती है। समटाइम नी बेंड करते हुए गलत ज़रा सा भी आपका डायरेक्शन गलत मूव कर लिया, नी कैप रोटेट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो वॉक भी इसमें हेल्प आउट करती है, स्विफ्ट वॉक या फिर आराम से चलने वाली ब्रिस्क वॉक, बहुत हल्की, मतलब इस तरह से नहीं कि आप बहुत तेज वॉक करें, क्योंकि समटाइम बहुत ज़्यादा वॉक भी जो है वो आपके घुटने बर्बाद कर देता है। बहुत हम जैसे ट्रेडमिल वॉक वगैरह मना करते हैं, लोग ट्रेडमिल को समझते हैं वो बहुत बेस्ट कार्डियो है, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल करने वालों के लिए घुटने ख़त्म होने लगते हैं। तो बेहतर यही है कि आप लो इंटेंसिटी पे वर्कआउट करें, या लो अपना जो ब्रिस्क वॉक है, स्लो मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करते हैं, या आफ्टर डिनर रात के वक्त एक टाइम फिक्स कर लें कि 20 मिनट्स मुझे वॉक करना ही है। और ये जो जोड़ों का दर्द बेसिकली होता है, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं कि जरा आप प्रॉपर एक्सरसाइज से ये दर्द चला भी जाता है या फिर आपको सारी उम्र एक्सरसाइज पे रहना पड़ता है? देखिए, वर्कआउट ऐसी चीज़ है ना कि आपको ये चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है, एक माइंडसेट कर लेना है कि ज़िंदगी भर के लिए, यानी कि मरते दम तक या आखिरी सांस तक है। अगर ये बात आपने माइंडसेट बना ली है तो आप फिट हैं, मतलब अपनी जो एज है उससे 10 ईयर्स पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये सोच के बहुत सारे लोग यही सोच के कर रहे होते हैं कि अब पतला होना है तो हमने अगर 2 महीने में या 3 महीने में 6 महीने में अपना टारगेट अचीव कर लिया, बस दैट्स इट। उसके बाद जिम की शक्ल नहीं देखनी है या वर्कआउट नहीं करना है, कुछ भी। आप अपने एक फिजिकल एक्टिविटीज रखें, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी रख लें या कुछ भी वॉक कर लें, लेकिन रखें साथ में। ये ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे वापस बॉडी उस जगह पर आ जाएगी, या कोई पेन को आपको रिलीफ मिला वर्कआउट करके। ये होता है, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आती हैं, क्लाइंट्स आती हैं जिनको नी पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है, या बैक पेन होता है, शियाटिका पेन होता है, उससे रिलीफ मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, जब उनको रिलीफ मिल जाता है वो 6-7 महीने बाद अब तो हम ठीक हो गए, अब छोड़ दिया, लेकिन वही 6 महीने बाद दोबारा आ रही होती हैं कि यही दर्द हमें दोबारा जाग गया। तो मसला क्या है कि आप अपने बॉडी को दोबारा जीरो पे लेकर आ गए, छोड़ना नहीं चाहिए।
बिल्कुल सही। और उम्र की वजह से एज लिमिट भी एक होती है ऑब्वियसली, कुछ बहुत ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं, उनके लिए कोई हार्ड एक्सरसाइजेस, फिर वेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग उनके लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल, वर्कआउट प्लान होता है उनके लिए, जाहिर सी बात है। एक एज फैक्टर है, अब हर वही होता है ना, हर किसी के एक्सरसाइजेज नहीं अप्लाई की जा सकती। अब आफ्टर 50 उनको फिर बताया जाता है कि उनको रेजिस्टेंट बैंड्स के थ्रू ट्रेनिंग करवाई जाती है, स्लो जो वॉक, ये सारी चीज़ें, या कार्डियो भी हम करवा रहे होते हैं तो उनको लो इम्पैक्ट ही करवाते हैं। और इसके अलावा अगर वेट ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं तो लो वेट के साथ, लाइक 1 kg के डंबल पे, बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठा सकते, मसल सोर हो जाएगा, मसल पुल होगा, जाहिर है कि वो मजीद डर के भाग जाएंगे कि इससे तो मजीद हमें दर्द हो गया, ये एक्सरसाइज क्यों करनी है, वर्कआउट क्यों करनी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अक्सर जिन्हें ये जोड़ों का दर्द होता है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं या अवॉइड करते हैं सीढ़ियाँ चढ़ना, सो क्या स्टेयर्स चढ़ना उनके लिए नुकसानदेह है या फिर कोशिश करते रहें और आहिस्ता आहिस्ता इम्यून हो जाएं उससे? करना पड़ता है शुरू का, समटाइम ऐसा होता है ना, हम स्टेपर वर्कआउट करवाते हैं इनको यूज टू करने के लिए, ताकि वो एक खौफ बैठ जाता है ना कि सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो दर्द होगा, तो इस दर्द को निकालना है, ये डर को निकालना है। जब तक करेंगे नहीं अप्लाई, जब तक नहीं निकलेगा। ये सोचते रहेंगे तो फिर सारी जिंदगी बैठे रहेंगे, उस दर्द को मजीद बढ़ाते रहेंगे, अपने लिए ही नुकसानदेह है वो। तो कोशिश करें और माइंड सेट करें कि जो है वो दर्द तो होना है, इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, ये दर्द इसी से निकलेगा, तो करना चाहिए कोशिश। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी घरेलू टोटकों में कुछ ऑयल्स के मसाज से भी कहते हैं घुटनों पे और नील्स पे फ़र्क पड़ता है, आप भी कुछ ऐसा रेकमेंड करेंगी? ऑयल वगैरह बिल्कुल ऐसा ज़रूरी है। एक तो जो लेस वाली चीज़ें होती हैं, लाइक वो हो गया, क्या कहते हैं अपना, अरवी या भिंडी, ये सारी चीज़ें खाएं, ठीक है। एक हमारे बोन्स से वो खत्म होनी चाहिए, फ्लूइड खत्म होना शुरू हो जाता है, स्पेशली घुटनों में से, तो वो आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती है, फिर वो जाहिर सी बात है बुरबुरी होना शुरू होती है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और एलोवेरा जेल, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। कुछ चीज़ें हैं जो देसी टोटकों में आते हैं। और जहाँ तक ऑयल मसाज का ताल्लुक है, वो भी ज़रूरी है, हम बिल्कुल छोड़ देते हैं घुटनों पे। एक एज के बाद की भी बात कर रही हूँ, और जिनकी एज नहीं भी है वो भी, अगर जैसे जिनको बहुत पाँव में दर्द होता है, रात को सोते वक्त या सुबह उठने के बाद फौरन पाँव जमीन पे नहीं रखा जाता है, आपके सोल में बहुत पेन हो रहा होता है, तो रात को सोने से पहले जो है ना, सिर्फ अपने जो आपका सोल है, मतलब तलवों पे, वो आप ऑलिव ऑयल का हल्का सा मसाज करके और फिर सो जाएं, तो आपको खुद बहुत फर्क महसूस होगा। ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते में पता लगेगा कि मेरे पाँव का दर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। ये सब आसान से तरीके हैं जो हम अगर रोजाना इम्प्लीमेंट करें और यूज टू कर लें अपने आप को, तो दवाइयों और डॉक्टर्स के चक्कर से बच जाएंगे। बिल्कुल सही। और इसके अलावा डाइट को किस तरह का रखें? ऑयल फ्री, आजकल तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऑयल फ्री या ग्लूटेन फ्री डाइट पे आपको चले जाना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करती हैं? ग्लूटेन फ्री का मतलब बहुत ये हो जाता है कि कार्ब्स बिल्कुल ही छोड़ देते हैं लोग। कार्ब्स बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, थोड़ा कार्ब्स तो लेना पड़ेगा आपको बॉडी को एनर्जी देने के लिए। हाँ, वो कार्ब्स ना लें जो बाद में फैट में कन्वर्ट हो या जिसमें शुगर ज़्यादा हो, तो इस तरह से आप अपने डाइट को ख़राब करते हैं। लेकिन ऐसा एक मॉडरेट लेवल में अपने डाइट को लेके चलें जिसमें कार्ब, प्रोटीन, फैट्स और जितनी न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो माइक्रो, सब बराबर हो। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका अमरीन शेख साहिबा, फिटनेस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद थी। सो जो भी हो, जो भी खाएं या जो भी तरीका अपनाएं, इट शुड बी क्लोज टू नेचर और हेल्दी होना चाहिए ताकि आप सेहतमंद रह सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।